सीमा के यहाँ होलिका दहन की पार्टी थी। पूरा घर गुब्बारों से सजा हुआ था। बिरजू भैया जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी बालकनी पूरी रह गई है सजाने के लिए, शाम को पार्टी है। सीमा अपने नौकर से बोल ही रही थी कि तभी उसका पति विजय वहाँ आता है और बोलता है, सीमा तुमने सभी मेहमानों को कॉल कर दिया पार्टी के लिए? सबको कॉल तो कर दिया है, बस थोड़े ही लोग रहते हैं। ठीक है तो तुम कॉल कर लो। फिर सीमा डायरी उठाकर बचे हुए नंबर्स पर कॉल मिलाने लगती है। तभी उसकी नजर एक पुराने नंबर पर जाती है जो कि उसकी बचपन की सहेली अंकिता का होता है। वो नंबर देखकर सीमा के मन में एक हलचल होती है और वो झट से अपनी बचपन की सहेली अंकिता को कॉल मिला देती है। हेलो अंकिता, मैं सीमा बोल रही हूँ, पहचाना? अरे हाँ पहचान लिया। पता कैसे याद किया इतने सालों बाद? वो मेरे घर पर होलिका दहन की पार्टी है, मेरा मतलब पूजा है, उसके बाद पार्टी है, तो तुम्हें आना है। इतना कहने के बाद सीमा फोन रख देती है और अंकिता मुंह बनाकर बोहे चढ़ाते हुए बोलती है, आजकल तो गरीब लोग भी पार्टियां देने लगे। अच्छा है, इससे मुझे गरीब सीमा की बेइज्जती करने का एक मौका मिल जाएगा। शाम को अंकिता महंगी सी सिलिकॉन की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और अपने आलीशान गाड़ी में बैठकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें पार्टी की जगह की लोकेशन होती है। तो अंकिता बोलती है, ये लो, पार्टी की जगह की लोकेशन भी आ गई। जरूर किसी गरीब सी बस्ती में कर रही होगी पार्टी, पता नहीं कैसी होगी। इतने लॉन्ग टाइम बाद में मिलना होगा इससे, वो भी इस गरीब सीमा से। अंकिता ऐसा सोच ही रही थी कि तभी गाड़ी एक ग्रैंड से होटल के आगे आकर रुक जाती है। अंकिता अंदर जाकर देखती है तो अंदर होलिका दहन की पूजा के लिए बहुत बड़ा सेटअप लगा होता है और वो सोचती है, ये इतनी ग्रैंड पार्टी, वो भी इस गरीब सीमा की, कुछ समझ नहीं आया। अंकिता ऐसा सोच रही थी कि तभी वहाँ सीमा और उसका पति विजय आ जाता है। अरे वाह, तेरे तो ठाट बाट ही बदल गए। हाँ, पढ़ाई पूरी होने के बाद जैसे मेरे भाग्य ही खुल गए और मैं IAS बन गई और विजय डॉक्टर है। ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है। तो यहाँ बैठ, मैं अभी आती हूँ और फिर हम दोनों मिलकर खूब बात करेंगे। सीमा के जाने के बाद अंकिता गुजरे हुए दिनों में खो जाती है, जहाँ सीमा और अंकिता बचपन की सहेलियाँ थी। लेकिन उनकी अमीरी और गरीबी में फर्क था। जहाँ अंकिता एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई जिद्दी लड़की थी, वहीं दूसरी तरफ सीमा एक गरीब दर्जी की समझदार बेटी थी। सीमा, अरे ओ सीमा, जल्दी आजा, कॉलेज के लिए देर हो रही है। आ गई, क्यों फटे हुए धूल की तरह बज रही है? तो कॉलेज के फंक्शन में ये पुराना फटीचर सा सूट पहनकर जाएगी? हाँ, क्यों, इसमें क्या बुराई है? अरे बुराई कुछ नहीं है, बस तू मेरी आलीशान गाड़ी में बैठने के लायक है ही नहीं। मैं तो जा रही हूँ, तो जैसी को मैं अपनी गाड़ी में नहीं बैठा सकती। अरे सुन, अरे रुक तो। अंकिता अपनी गरीब सहेली को मना कर कार में बैठकर तेजी से चली जाती है और अब तेज गति में ही कॉलेज पहुंच जाती है और वहां खड़ी हुई सीमा उसे रोकती रह जाती है। कुछ ही देर के बाद में सीमा पैदल चलते हुए कॉलेज पहुंच जाती है। अरे पापा, तू इतनी देर से क्यों आई है? तुझे पता है आधा फंक्शन निकल चुका है। क्या करूँ यार, पैदल आई हूँ ना, तू तो मुझे छोड़ आई। चल चल, कैंटीन चलते हैं, कुछ खा कर आते हैं। नहीं, तू जा, मैं अपना खाना घर से लेकर आई हूँ। अरे आज के दिन कौन घर का खाना लाता है? वैसे भी तुझे कौन सा कैंटीन का बिल देना है? तेरी अमीर फ्रेंड है ना बिल देने के लिए। उसके बाद अंकिता और सीमा दोनों ही कैंटीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें विजय मिलता है जो अंकिता से बोलता है, हेलो अंकिता। हेलो, क्या बात है, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। अंकिता, तुम तो जानती हो मैं पढ़ाई में कितना अच्छा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम जैसे फटीचर गरीब को इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मुझे पसंद करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुंह देखा है अपना? विजय के प्रपोजल को वो ठुकरा देती है और उसकी बेइज्जती करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। सीमा वहीं खड़ी ये सब देखती है और सीमा बोलती है, विजय तुम अपना दिल छोटा मत करो, ये अंकिता है ही ऐसी, इसे अमीर का बुखार सर पर चढ़ा हुआ है और कुछ नहीं। सीमा का नरम स्वभाव देखकर विजय खुद को उसकी तरफ खींचने से रोक नहीं पाता और कुछ ही दिनों में वो सीमा को प्रपोज करता है। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। जब ये बात अंकिता को पता चलती है तो वो सीमा और विजय के घर उन्हें बेइज्जत करने आती है। सीमा, तुम तो बहुत छुपा रुस्तम निकली और चोरी छुपके शादी कर ली और अच्छी खासी सहेली को ही बुलाना भूल गई। वो शादी बहुत साधारण तरीके से हुई है ना, और जल्दबाजी में, इसीलिए समय नहीं मिल पाया। हाँ, पता है, तुम गरीबों की शादी तो मंदिर में हो जाती है, पर हम अमीरों की शादी तो कितनी ग्रैंड होटल में होती है और बैंड बाजे के साथ होती है।
ये लो, ये मेरी शादी का कार्ड है, चांदी का बना हुआ है और सोने के तार से काम हुआ है इस पर। सुंदर है ना? बहुत सुंदर है, जरूर आना। माफ करना अंकिता, लेकिन मैं तुम्हारी शादी में आकर तुम्हारा सर शर्म से नहीं झुकाऊंगी। उसके बाद अंकिता वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से अंकिता और सीमा दोनों ही सहेलियाँ कभी नहीं मिलती और उसके बाद वो आज के दिन मिली थी। अंकिता कहाँ खो गई? चलो पूजा शुरू हो गई है। कहीं नहीं, लगता है आज मेरी सहेली ने मुझे नीचा दिखाने के लिए इस पार्टी में बुलाया है। अंकिता अपने पति रजत से बातें कर रही थी, तभी वहाँ सीमा अपनी बेटी के साथ आ जाती है। चिंकी बेटी, इधर आओ, इनसे मिलो, ये है तुम्हारी मौसी। माँ, आई नो, ये वही है ना जिनकी फोटो आपके कमरे में है? यस बेटा, ये वही है। हेलो मौसी, आपको पता है मम्मी रोज आपकी बात करती है। हेलो बेटा। चिंकी के मुंह से ये बातें सुनकर अंकिता का तो जैसे मन भर आता है और वो अपनी सहेली सीमा से बोलती है, सीमा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, फिर भी तुम अपनी सहेली को नहीं भूली। परेशान मत हो अंकिता, वो दिन ही हम सहेलियों के इम्तिहान के थे। तुम्हारी दोस्ती तो आज भी मेरे दिल में है और विजय के लिए तुम वही हो। आज होलिका दहन है, तुम भी अपने अंदर की सभी गलतफहमियों, बुराइयों को मिटा दो और होलिका के साथ दहन कर दो। उसके बाद वो दोनों गले मिल जाते हैं और सब मिलकर होलिका दहन की पूजा करते हैं। कानपुर के एक छोटे से कस्बे में तान्या और गीता रहा करते थे। तान्या और गीता एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, इसीलिए कहने को तो वो दोस्त थे, पर दोनों में एक शीत युद्ध चलता रहा करता था। एक दिन कॉलेज में, हेलो गीता, आज बहुत देर से कॉलेज आई हो तुम? हाँ यार, वो बस ही नहीं मिल रही थी। तो तुम बस से आती हो? अरे मुझे बोल देती, मैं पिक कर लेती। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस आ जाती है और आज थोड़ी देर से आई थी। मेरे से तो कभी भी नहीं होगा भाई बस से ट्रेवल। तुम तो पता नहीं कैसे बस से आ जाती हो। हालात सब सिखा देते हैं तान्या एक अमीर घर की घमंडी लड़की थी और गीता का परिवार बहुत गरीब था। गीता पढ़ने में अच्छी थी, इसीलिए वो इतने अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप से पढ़ाई कर रही थी और तान्या अमीर होने की वजह से गीता को अपने सामने चिढ़ाया करती थी। ये देख गीता, मेरे पापा ने ना मुझे ये ब्रेसलेट लाकर दिया है, ये ना डायमंड का है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मैं इसे पहनकर देख सकती हूँ? गीता इतना बोल ही पाती है कि इससे पहले ही तान्या उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं ये ब्रेसलेट तुम्हें पहनने को दूंगी? माना कि तुम मेरी सहेली हो, पर तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरा डायमंड का ब्रेसलेट पहनो। ये सुनकर गीता फूट फूट कर रोने लगती है। ये देखकर वहाँ पर स्टूडेंट इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ गीता, तुम रो क्यों रही हो? तान्या से फिर लड़ाई हो गई तुम्हारी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ तुम अपनी क्लास में जाओ। उस दिन से तान्या और गीता दोनों आपस में बात नहीं करते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों सहेलियां एक दूसरे से गुस्सा रहती हैं। गीता एक दिन अपने कमरे में बैठी होती है, तभी गीता की माँ रेखा उससे पूछती है, गीता तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कुछ तो हुआ है, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम चुप चुप सी रहने लगी हो। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बता दे बेटा, मुझे पता है कुछ तो हुआ है, वरना मेरी प्यारी सी बेटी यूं मायूस नहीं रहती। ये सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते रोते कॉलेज में जो भी हुआ वो सब बता देती है। बेटा ऐसे मायूस नहीं होते, सहेलियों में तो लड़ाइयाँ होती रहती है। माँ, तान्या ने कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया जैसा उसने इस बार किया है। कोई बात नहीं बेटा, जब उसे एहसास होगा तो वो माफी भी मांग लेगी। नहीं माँ, इस बार वो माफी नहीं मांगेगी। रेखा गीता को समझाने की कोशिश करती है, पर गीता जानती थी कि तान्या अब बदल रही है। दूसरे दिन सुबह में गीता कॉलेज जाती है तो कॉलेज में हर तरफ फैंसी ड्रेस कंपटीशन की बातें चल रही थी। गीता अपनी क्लास में जाकर स्टूडेंट से पूछने लगती है, ये कैसा कंपटीशन है? तुम रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। क्यों? मैं क्यों रहने दूं? मैं क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर सकती इस कंपटीशन में? इसमें फैंसी ड्रेस पहनकर आना होगा जो तुम्हारे पास तो होगी नहीं। गीता नजरें नीचे करके अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। गीता पूरे दिन इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बारे में सोचती रहती है। फिर वो घर जाकर अपनी माँ को ये बात बताती है। बेटा तुम तो जानती हो हमारे हालात, जब से तुम्हारे पापा का देहांत हुआ है तब से हम कितने कर्जे में हैं। मैं जो भी कमा कर लाती हूँ उसका आधा हिस्सा तो ब्याज में चला जाता है और जो बचता है उसी से घर चलाना पड़ता है। माँ, मेरा बहुत मन था उस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लेने का। बेटा तो तुम अपना पुराना ड्रेस पहन जाओ जो मैंने तुम्हें पिछले साल दिवाली पर लाकर दिया था।
माँ वो ड्रेस सभी ने देखी है। बेटा तुम अगले साल इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेना, इस बार रहने दो। मैं अगली साल तक तुम्हारी ड्रेस के लिए पैसे बचा लूंगी। ठीक है माँ। रेखा अपनी बेटी को यूं मायूस होता हुआ नहीं देखना चाहती थी। तभी वो उसकी ड्रेस के लिए पैसे इकट्ठे करने लगती है और जिन घरों में वो काम करती थी वो वहाँ पर ओवर टाइम करने लगती है। पर ये बात गीता को नहीं पता होती। एक दिन शाम को रेखा को घर आने में देर हो जाती है तो गीता बहुत परेशान हो जाती है। आज रात हो गई और माँ अभी तक वापस नहीं आई, पता नहीं कहाँ चले गई, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। गीता सोचती रहती है कि तभी उसे सामने से आई हुई रेखा दिख जाती है। माँ आप आ गई, आज इतनी देर कैसे हो गई आपको? अरे बेटा वो मालिक के यहाँ ना थोड़ा काम ज्यादा होने लगा है तो आने में थोड़ी देर हो जाया करेगी अब। पर माँ पहले तो कभी आप देर से नहीं आई। हाँ पहले तुम छोटी थी और तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर थी और तुम्हें मैं अकेला ज्यादा देर छोड़ नहीं सकती थी, पर अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम अपना ख्याल खुद रख सकती हो। वो तो ठीक है माँ, पर आप इतनी देर से आएंगे? क्या हुआ बेटा, काम ज्यादा करूँगी तभी तो पैसे ज्यादा मिलेंगे और हम जल्दी से उस कर्ज से निकल पाएंगे। फिर तुम्हारी शादी के लिए भी तो पैसा जमा करना है ना। आप शादी की टेंशन मत लिया करो माँ, मैं शादी नहीं करूँगी। शादी तो सब लड़कियों को करनी पड़ती है बेटा। ऐसे आप इतनी देर से कब तक आएंगे? कल से मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वैसे भी मेरे कॉलेज की छुट्टियाँ पड़ गई है तो आपके काम में हाथ बटा दूंगी। तू वहाँ जाकर क्या करेगी? जो आप करती है माँ, मैं भी आपकी मदद करूँगी। दूसरा दिन होता है और गीता रेखा के साथ फैक्ट्री जाती है जहाँ रेखा सभी वर्कर्स को चाय पिलाने का काम करती थी। गीता तुम यहीं खड़े रहो, मैं अभी आती हूँ। रेखा गीता को वहीं खड़ा कर चली जाती है। गीता फैक्ट्री घूमने लगती है तभी उसकी नजर तानिया पर पड़ती है। गीता तुम यहाँ? तानिया भी गीता को अपनी फैक्ट्री में देखकर चौंक जाती है। मैं अपनी माँ के साथ आई हूँ, मेरी माँ इस फैक्ट्री में काम करती है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरे पापा की फैक्ट्री है और मैं तो अक्सर यहाँ आती हूँ। वैसे तुम्हारी माँ किस पोस्ट पर है? क्या नाम है उनका? मेरी माँ का नाम रेखा है, वो इस फैक्ट्री में चाय पिलाने का काम करती है। ये सुनकर तानिया जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, तुम रेखा आंटी की बेटी हो? हाँ मैं रेखा की बेटी हूँ। उन दोनों को बात करते देख रेखा भागती हुई आती है। उसे लगता है कि तानिया और गीता पहली बार मिले हैं। ये मेरी बेटी है तानिया मैडम। अच्छा ठीक है रेखा आंटी, मेरे लिए चाय लेकर आओ। तानिया गीता को बहुत चिढ़ाती है और बात बात पर ताली मारती है। अच्छा तो तुम चाय वाली आंटी की बेटी हो? अगर तुम्हारी माँ ये है तो तुम हमारे साथ उस कॉलेज में कैसे जाती हो? रेखा आंटी चाय में इतना तो काम नहीं कर पाती कि वो तुम्हारे कॉलेज की फीस भर सके। मैं कॉलेज स्कॉलरशिप पर जाती हूँ, मुझे या मेरी माँ को वहाँ की फीस नहीं देनी होती। अच्छा तो ये बात है, तभी तो मैं सोचूं तुम जैसी गरीब घर की लड़की हमारे कॉलेज में कैसे? रेखा चाय लेकर आती है और पूछती है, तानिया मैडम आप मेरी गीता बेटी को कैसे जानती हैं? रेखा आंटी हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और गीता ने कभी आपको बताया नहीं क्या? अच्छा तो तुम गीता की सहेली तानिया हो? हाँ माँ ये वही तानिया है, मुझे नहीं पता था कि ये फैक्ट्री इसकी है, वरना मैं कभी भी आपको इस फैक्ट्री में काम नहीं करने देती। गीता इतना गुस्सा सही नहीं है। ऐसा बोलती हुई तानिया हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गीता अपनी माँ रेखा के साथ अक्सर फैक्ट्री में आकर काम करने में उसकी मदद करती और अब दिवाली आने वाली थी। चारों तरफ दिवाली की शोरगुल से तैयारी चल रही थी। बाजार में चारों तरफ चहल पहल थी। फैक्ट्री से आती हुई गीता बाजार में चारों तरफ देखती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ बाजार में इतनी चहल पहल क्यों है? बेटा दिवाली आने वाली है ना। माँ इस बार दिवाली पर आप मुझे नए कपड़े लाकर दोगी ना? हाँ बेटा मैं पूरी कोशिश करूँगी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। रेखा दूसरे दिन जब फैक्ट्री जाती है तो उसे पहले से ही वहाँ तानिया मिलती है। तानिया मैडम आज आप फैक्ट्री बड़ी जल्दी आ गई। रेखा आंटी आज मैं बहुत खुश हूँ, देखिए हमारे घर दिवाली की पार्टी है, आपको तो काम के लिए आना है तो क्यों ना आप अपनी बेटी गीता को भी साथ ले आओ। जी मैडम मैं जरूर लेकर आऊंगी। ये बोलकर तानिया तो वहाँ से चली जाती है। फिर शाम होती है। रेखा अपने घर जाकर गीता को पार्टी के बारे में बताती है। माँ मैं उस नकचड़ी तानिया के घर नहीं जाऊंगी। अरे बेटा चल ना, तुम चलोगी तो मेरा काम भी थोड़ा कम हो जाएगा। आपको लगता है तानिया ने मुझे वहाँ पार्टी में इनवाइट किया है? माँ वो वहाँ पर मेरी बेइज्जती करेगी, मुझे पार्टी में एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया है।
नहीं बेटा, तान्या मैडम ऐसी नहीं है। वैसे भी तुम्हारी तो सहेली है ना, एक सहेली दूसरी सहेली का मजाक नहीं बनाएगी। माँ, आप उस तान्या को जानती नहीं हो, वो एक मौका नहीं छोड़ती मेरा मजाक बनाने का। काश मेरे भी पापा जिंदा होते तो हम भी दिवाली की पार्टी अपने घर कर पाते। ऐसा बोलकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये देखकर रेखा को बहुत बुरा लगता है। बेटा तुम परेशान मत हो, भगवान सब ठीक करेगा। बहुत समझाने के बाद रेखा गीता को उस पार्टी में अपने साथ जाने के लिए राजी करती है। दिवाली वाले दिन रेखा और गीता जा ही रहे होते हैं, तभी रोड पर दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, जिसमें से एक गाड़ी का ड्राइवर भाग जाता है और दूसरा ड्राइवर जख्मी होने के कारण बेहोश हो जाता है, जिसे गीता और रेखा दोनों देख लेते हैं। माँ, आप घर चलो, मैं देख कर आती हूँ कि क्या हुआ। नहीं बेटा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, वहाँ बहुत भीड़ है। गीता और रेखा दोनों जैसे ही गाड़ी के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी में तो तान्या के पिता पवन बैठे थे और अब वो पूरी तरह से जख्मी थे। अरे कोई तो मदद करो हमारी। माँ, मदद मांगने से कुछ नहीं होगा, अंकल को हमें ही बचाना होगा। हाँ, पर कैसे? हमारे पास तो ना ही कोई गाड़ी है। आप फिक्र मत करो माँ, पास ही में एक अस्पताल है, मैं जल्दी से वहाँ से किसी को बुलाती हूँ। ये बोलकर गीता तो अस्पताल में किसी को बुलाने चली जाती है और पवन को हॉस्पिटल लाकर एडमिट करवाती है। माँ, आप घर चली जाओ, अंकल के पास मैं हूँ यहाँ। जैसे ही अंकल को होश आएगा, उनके घर वालों को बुलाकर मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। ऐसा बोलकर रेखा तो वहाँ से चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, पवन को होश नहीं आता और रेखा और गीता बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि पवन तान्या के पिता है और फैक्ट्री के मालिक है। और जैसे ही पवन को होश आता है तो डॉक्टर से वो पूछते हैं, डॉक्टर, मुझे क्या हुआ था? मैं यहाँ कैसे? आपको हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से आपका गाड़ी पर से कंट्रोल हट गया और आपका एक्सीडेंट भी हो गया था। मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? आपको वो जो बाहर खड़ी है लड़की, वो लेकर आई अस्पताल। टाइम से अस्पताल ना लाती आपको तो आप आज हमारे साथ ना होते। पवन गीता को अपने पास बुलाता है और बोलता है, धन्यवाद बेटा, आज तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। पवन गीता से बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ तान्या और तान्या की माँ रूपा आ जाती है और उन्हें पता चलता है कि गीता ने पवन की जान बचाई है। गीता बेटी, तुम बहुत बहादुर लड़की हो, तुमने मेरे पति की जान बचाई, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पर। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। ये सब देखकर तान्या को भी समझ आता है और वो गीता से माफी मांगती है। गीता, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा बहुत दिल दुखाया करती थी, पर तुमने कभी भी पलटकर मुझसे बदला नहीं लिया। तुम एक अच्छी इंसान हो। तान्या, तुम भी ना, हम तो सहेलियां है ना, और सहेलियों में तो झगड़ा होता रहता है। ऐसा बोलकर फिर से दोनों गले मिल जाती हैं। शाम को वो सब मिलकर दिवाली मनाते हैं। असली दिवाली तो यही होती है कि अपने दिलों से नफरतों को मिटाना